हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो आज हम रेजिस्टिविटी को कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और इनके बेसिस पर हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को तो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं और इसके साथ ही हम आज स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, और साथ ही हम स्टडी करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसमें हम बात करेंगे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और साथ ही हम बात करेंगे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को भी हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कंप्लीटली। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वहां हमने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरेट किया था। क्या था वो फॉर्मूला, आप उसे रिवाइज करेंगे। R इक्वल्स टू ml अपॉन NE² A टॉ। तो आपको ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला, सिंपल। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंडक्टर है, उसमें कोई भी किसी भी मटेरियल का हमने कंडक्टर ले लिया है सपोज, ओके। तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये। l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो भी हमने कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ क्या है। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी हमने मटेरियल का कंडक्टर लिया है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं हम इसको। E क्या है यहाँ पर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम 1.6 × 10⁻19 कूलम लेके चलते हैं, ये कांस्टेंट रहता है। A क्या है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो A और L मोस्टली जो R डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करेगा, इसकी बात थोड़ी सी और कर लेते हैं किस तरह से। तो यहां हम ये कह सकते हैं साथ ही कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए बाकी की चीजें तो कांस्टेंट है, जैसे m कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, और टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो फ्री टाइम होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं या फिर किससे कोलाइड करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड कर सकते हैं, किसी एटम से कोलाइड कर सकते हैं, आपस में कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर को, तो जब हम वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन वहां पर होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आर रेजिस्टेंस जो है हम कह सकते हैं यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या क्या होते हैं यहां पर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो कोई भी कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। देखिए रेजिस्टेंस भी पहले हम बात कर चुके हैं, क्या होता है रेजिस्टेंस, अपोजिशन फेस बाय द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें फ्लो ऑफ चार्ज कौन होता है कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको यहां किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर जाते हैं, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम ड्रिफ्टिंग भी कहते हैं। वैसे मूविंग कहते हैं सिंपल, तो वैसे एक्चुअल में क्या होता है, ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होता है। तो जितना अपोजिशन ये फेस करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिशन कौन करता है इसमें, इसके रास्ते में जो भी पॉजिटिव मेटल आयंस आते हैं, है ना, जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन खुद होते हैं या फिर कोई एटम होता है, जिससे जितना भी ये कोलिजन करते हैं वही अपोजिशन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अपोजिशन फेस बाय द चार्जेस इज रेजिस्टेंस। तो कितना अपोजिशन फेस करें, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा अपोजिशन फेस करेंगे, है ना, उतने ही ज्यादा उसमें पॉजिटिव मेटल आयंस होंगे। तो सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन होता है। फ्लो ऑफ चार्ज के रास्ते में जितना अपोजिशन होता है उतना ही रेजिस्टेंस होता है। तो जितना लेंदी वायर होगा, जितना लंबा वायर होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। सेकंड, अगर हम देखते हैं यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से भी हम देख रहे हैं एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कैसे होगा, सिंपल सी बात है। देखिए अगर इसकी हम जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज यहां फ्लो होंगे, है ना।
ज़्यादा चार्ज फ्लो हो पाएंगे, ज़्यादा चार्ज फ्लो हो पाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मीन्स करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो सिंपल सी बात कह सकते हैं हम कि रेजिस्टेंस क्या हो गया है, उसका कम हो गया है। ठीक है, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा चार्ज फ्लो हो पाएगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो हो पाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो हो पाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो हो पाएगा तो हम कहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, और थर्ड थिंग है यहाँ पर, देखिए किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मेन चीज। ठीक है, मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, जैसे कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, सिल्वर का वायर है, सभी के अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे। अगर सेम लेंथ के ही हम वायर्स लेंगे, सभी का अलग अलग रेजिस्टेंसेस होगा। ओके, तो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। जैसे हम देखें नाइक्रोम का जो वायर होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, नाइक्रोम के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम ग्रेटर देन होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। नाइक्रोम जो होता है ये एक एलॉय होता है, इसकी हम बात करेंगे अभी आगे। तो नाइक्रोम के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम्स ग्रेटर देन होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। तो इन तीन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, अब इनको हम कंबाइंड करके अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, R इज L अपॉन A। ओके, यहाँ हम इस प्रोपोर्शनल टी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं रो, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं रो। रो इज ए कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज, अब किस पर डिपेंड करता है ये, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे, जैसे कि अगर एक कॉपर का हमने वायर लिया, कॉपर का वायर है, ओके, और दूसरा वायर ले लिया हमने एल्यूमिनियम का, ओके, एक एल्यूमिनियम का वायर है, सेम लेंथ के वायर हैं दोनों ही, एल लेंथ के हैं, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो दोनों वायर्स का जो सेम वायर हैं, जो रेजिस्टिविटी होगी, जो रो होगा, रेजिस्टिविटी होगी वो अलग अलग होगी, दोनों ही वायर्स की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। सिंपल। ओके, अगर ये दोनों ही वायर किसके होते, कॉपर के होते, ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम होता, इनका रेजिस्टेंस सेम होता, सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हैं तो रेजिस्टेंस सेम होता। लेकिन अगर हम क्या करते, इनकी जो लेंथ है इसको हाफ कर देते, इसको L/2 कर देते लेंथ को, ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L/2 है, भले ही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो यहाँ देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है तो इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, लेकिन मटेरियल सेम है, कॉपर का ही वायर ये है, कॉपर का ही वायर ये है, फिर कॉपर का ही कंडक्टर ये है, कॉपर का ही कंडक्टर ये है। तो इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा या फिर रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, वो मटेरियल चेंज करने पर चेंज होगी। इसकी भी हम बात करेंगे अब कि क्यों ऐसा होता है, कि डिफरेंट मटेरियल के लिए ही रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है ना। अगर हम हाफ कर देते हैं लेंथ को किसी कंडक्टर की तो रेजिस्टिविटी क्यों चेंज नहीं होती, या फिर कहें हम एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें तो रेजिस्टिविटी क्यों चेंज नहीं होती किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। तो कॉपर का वायर है, इसके लिए हम डिसाइड कर देंगे पहले ही कि कॉपर की रेजिस्टिविटी ये होगी। एल्यूमिनियम का वायर है तो उसके लिए डिसाइड कर देंगे एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी ये होगी। मीन्स कितने भी, कोई भी रेजिस्टेंस ले लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन मटेरियल का, तो उसकी सबकी कांस्टेंट रहेगी, एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। ये मटेरियल चेंज होने पर चेंज होती है क्या, रेजिस्टिविटी। सिंपल। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, एक ही मटेरियल के लिए दो अलग अलग कंडक्टर हैं तो उनके लिए रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, बिकॉज L और A अलग अलग हो सकते हैं उनके, लेकिन रेजिस्टिविटी
चेंज नहीं होगी, एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी वही रहेगी। तो हम यहाँ कहेंगे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। अब इसकी हम यूनिट की बात करें तो क्या होगी इसकी यूनिट ऑफ द, ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, काफ़ी यूज होने वाला है इसका। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट देखिए R रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ओके। रो इसकी यूनिट हमको पता करना है, L लेंथ की यूनिट मीटर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रो की जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ रो या फिर कहें यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगी, ये M से ये कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर, ओके, ओम मीटर, ये इसकी SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, ओके। आप इसे नोट कर सकते हैं, ओम मीटर, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करती है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल चेंज होने पर ही चेंज होती है रेजिस्टिविटी। इसकी भी हम बात करेंगे किस तरह से चेंज होती है मटेरियल चेंज करने पर, और एक ही कंडक्टर के लिए डिफरेंट, एक ही मटेरियल के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर हैं तो उनके लिए एक रेजिस्टिविटी क्यों रहती है, इसकी भी हम बात करेंगे अभी। अब देखिए डिसाइड कैसे करते हैं मटेरियल की, सबसे पहले ये देखेंगे हम डिसाइड कैसे करते हैं मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इसे कितनी रेजिस्टिविटी दें, हम कैसे गिवन कैसे देंगे उसकी रेजिस्टिविटी को, ठीक है। वो चेक करते हैं पहले, हाउ टू गिव रेजिस्टिविटी फॉर ए मटेरियल, ओके। यहाँ से इसे रिमूव कर लेते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, हाउ टू गिव रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। उससे पहले एक न्यूमेरिकल टाइप भी देख सकते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A के बेसिस पर, छोटा सा, कि अगर हम किसी वायर का जो लेंथ है उसको अगर हम n टाइम्स इंक्रीज कर दें, लेंथ को अगर हम n टाइम इंक्रीज कर दें, किसी वायर की लेंथ को n टाइम इंक्रीज कर दें, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज हो जाएगा। एक वायर है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेसिस पर, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इसके बेसिस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए एक वायर है, कंडक्टर है या फिर एक वायर है, इसकी जो लेंथ है सपोज L1 है लेंथ, और इसकी लेंथ को हमने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, NL1 कर दिया, ठीक है। L1 इज दिस, L2 इज दिस। एक वायर, कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ L1 है, तो इसकी लेंथ को हमने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिए रेजिस्टेंस तो इंक्रीज ही होना है, रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो देखते हैं किस तरीके से, इस फॉर्मूले से ही हम देखते हैं कि लेंथ को अगर हम n टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो देखिए सिंपल यहाँ पर हम देते हैं R1 इक्वल्स टू क्या होगा, एक ही मटेरियल है तो रो और इसका भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी, ठीक है, रो L1 अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज ही होगा। किसी भी वायर को जब हम खींचेंगे उसकी लेंथ को कैसे इंक्रीज किया गया है, उसको स्ट्रेच करके इंक्रीज किया गया, ठीक है, इसको पुल किया है तब जाके इसकी लेंथ को हमने इंक्रीज किया है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा वो भी हम यहाँ देखते हैं, कितना चेंज होगा पता लगेगा अभी। A1 और R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2, ओके। यहाँ हम इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा रो, और यहाँ होगा ये R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2, ओके। L1 और L2 गिवन हैं ही, कितने हैं, L1 तो L1 है ही, A1 अभी पता नहीं है हमको, A2 अपॉन L2 कितना होगा, दिस इज n टाइम्स इंक्रीज कर दिया हमने इसकी लेंथ को स्ट्रेच करके, NL1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 एंड इंटू 1 अपॉन A,
ओके, तो हमको ये वाला रेशियो और चाहिए भी कि A2/A1, इसमें कितना चेंज आएगा। देखिए वॉल्यूम जो होगा इनका वही रहेगा, जितना वॉल्यूम इस वायर का रहेगा। किसी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम में तो चेंज आने वाला है नहीं, क्योंकि जितना मटेरियल उसमें है वो वही रहेगा, भले ही उसको स्ट्रेच कर दो या फिर उसको कंप्रेस कर दो, ठीक है। वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, इसका वॉल्यूम भी V होगा और इसका वॉल्यूम भी V होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसके लिए अगर हम बात करें V1 और V2, ओके, दोनों ही सेम होंगे, तो V1 जो है इसका जो वॉल्यूम है क्या होगा, वॉल्यूम का तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है, V इक्वल्स टू L इंटू A हो सकता है, बिकॉज दिस इज मीटर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो दिस विल बी L1A what 1, वी कैन से L1A1 LA फॉर्मूला से, ओके। V2 कितना होगा, V2 विल बी L2, इसकी जो जितनी लेंथ होगी, सपोज L2 कितनी है, NL1 है, उसको भी इनपुट कर लेंगे। देखिए इसे नोट लिख भी देते हैं यहाँ पे कि इसकी लेंथ L2 इक्वल्स टू दिस, ये इसकी लेंथ थी L2, इसकी लेंथ L1 थी, अब वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। L2 इंटू A2, इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से हम देखेंगे L1 को L1 ही रहने देते हैं, A1 ही रहेगा, L2 कितना हो गया, NL1 A2, एंड L से L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो A1 इक्वल्स टू NA2, तो A1 तो गिवन होगा पहले से ऑलरेडी, तो A2 कितना हो जाएगा, A1/N। ये भी ध्यान रखना, अगर हम लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दें, लेंथ को n टाइम इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात। एक ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ से ये चीज़, अगर हम किसी वायर की लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसका n टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ओके। नाउ L1 एंड कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिंपल सी बात है, मैंने लेंथ को बताया, लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, L1 को NL1 कर दिया है, या फिर A2 को कुछ इस तरीके से। लेकिन हमारा जो मेन है, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, A2 इक्वल्स टू, इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर किसी एक को, A2 इक्वल्स टू A1/N और साथ ही A1 इंटू 1/N इक्वल्स टू A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा, यहाँ 1/N एक ये बचेगा और एक ऑलरेडी 1/N है हमारे पास, तो N स्क्वायर R1/R2 इक्वल्स टू 1/N स्क्वायर, ओके। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है, इट इम्प्लाइज दैट R1/R2 इक्वल्स टू 1/N स्क्वायर, सो सॉरी N2 नहीं, N स्क्वायर, सो R2 इक्वल्स टू N स्क्वायर R1, जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो गया है, इसका रेजिस्टेंस R1 था, तो n टाइम्स इसकी लेंथ को हमने इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया, n स्क्वायर टाइम्स इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो सिंपल हम यहाँ कह सकते हैं, अगर कोई वायर है उसकी लेंथ को अगर हम डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 2 जा 4, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। अगर हाफ कर देंगे लेंथ को तो यहाँ क्या होगा, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ को हाफ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और घटा देते हैं, हाफ कर देते हैं तो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था ये, इसके बेसिस पर कोई भी न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हैं। आते हैं सिंपल कि लेंथ को हाफ कर दिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इस तरह के, ओके। तो जो मेन चीज़ हम देख रहे थे वो ये था कि हाउ टू गिव रेजिस्टिविटी फॉर ए मटेरियल, या हाउ टू डिसाइड रेजिस्टिविटी फॉर ए मटेरियल। किसी मटेरियल के लिए हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिसाइड करते हैं, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़। यहीं से आपको ये पता लगेगा कि हम कंडक्टर की जो लेंथ है या किसी वायर की लेंथ है उसको हाफ या इंक्रीज कर देते हैं, तो एक ही कंडक्टर, गिवन कंडक्टर के लिए चेंज क्यों नहीं होती रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो बदल जाता है लेकिन रेजिस्टिविटी क्यों नहीं चेंज होती, है ना। तो हाउ टू डिसाइड, या फिर कहें हाउ टू गिव रेजिस्टिविटी फॉर अ मटेरियल। यहां से हम रेजिस्टिविटी की
डेफिनेशन भी देखेंगे कि रेजिस्टिविटी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ये डिफाइन रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहां से आप समझ पाएंगे इस चीज को भी। देखिए कोई भी वायर है गिवन, सिंपल पहले फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। R इक्वल्स टू क्या था, रो L अपॉन A। हमने किसी भी, सपोज कॉपर एक हमने मटेरियल लिया, किसी भी मटेरियल का एक हमने कंडक्टर लिया और उसकी जो लेंथ है वो ले ली हमने 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ का एक हमने कंडक्टर लिया और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर। ओके, 1 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कुछ इस तरह से एक, ये तो क्यूब बनेगा। ओके, क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड नहीं बनेगा, ये क्यूब बनेगा, क्यूब लाइक दिस, बिकॉज इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम, तो ये क्यूब हो जाएगा, है ना। एक हमने क्या लिया, एक कॉपर का ले लिया, सपोज कॉपर मटेरियल है और उसका एक 1 मीटर उसकी एक साइड है, उसका हमने एक क्यूब ले लिया, फिर सिंपल कोई भी कंडक्टर ले लिया किसी मटेरियल का, और 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो कुछ इस तरीके का एक क्यूब टाइप का एक कंडक्टर होगा। तो यहां हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू कितना आएगा, रो तो अपनी जगह है, L इक्वल्स टू 1 मीटर पुट करेंगे, A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पुट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यूनिट कह सकते हैं, L इक्वल्स टू, L हमने 1 यूनिट लिया और A को भी हमने 1 यूनिट लिया, ठीक है, दोनों को ही यूनिट ले लिया है, ठीक है। अगर इसको किलोमीटर में लेते हैं तो इसको भी किलोमीटर स्क्वायर में लेंगे, अगर इसको सेंटीमीटर में लेते हैं 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि R विल बी इक्वल्स टू रो, या फिर कहेंगे हम रो विल इक्वल्स टू R। कब, when L इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, या फिर यूनिट मीन्स 1, एंड A इक्वल्स टू 1 मीटर ओनली, 1 मीटर स्क्वायर यूनिट, ये भी यूनिट हैं, दोनों ही यूनिट वैल्यूज हैं। इन दैट केस रो विल इक्वल्स टू R। तो इस टाइम पर ये जो हमने कॉपर मटेरियल का जो भी हमने कंडक्टर लिया है, 1 मीटर इसकी एक साइड है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एक क्यूब ही बनेगा ये। तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही कॉपर के लिए उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉपर के लिए हमने डिसाइड कर दिया। ऐसे ही एल्युमिनियम का ले लेंगे हम, एक एल्युमिनियम का हम कंडक्टर लेंगे जिसका 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा, उस कॉपर के वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, उसका रेजिस्टिविटी। वो किसके लिए होगा, फिर एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए हम डिसाइड कर देंगे कि भाई एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी इतनी होती है, चाहे कोई भी उसका कंडक्टर आप ले लीजिए, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पर रेजिस्टिविटी को, सिंपल, क्लियर है ना बात। तो किसी भी मटेरियल के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं रेजिस्टिविटी को, उसका 1 मीटर लेंथ का एक कंडक्टर लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका। उस कंडक्टर का लेंथ कितना होगा, 1 मीटर, और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो उसके जितना रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, वो होगी उसकी रेजिस्टिविटी। सो वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी एज, सो वी में डिफाइन रेजिस्टिविटी एज, उससे आगे मैं लिख रहा हूं, वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी फॉर ए गिवन मटेरियल एज। मैं लिख देता हूं इस चीज को, वी कैन डिफाइन resistivity for a given material as, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको, हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ही तो है, रेजिस्टिविटी क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ, किसका, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है ये, ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल के लिए,
of that material having unit length and unit area of cross section, having unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। क्लियर है डेफिनेशन आपको? ओके, सो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा ऑफ दैट मटेरियल, जिस मटेरियल के हम निकाल रहे हैं रेजिस्टिविटी, तो क्या होगी रेजिस्टिविटी? हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस कंडक्टर का यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ और यूनिट उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यहां से यहां तक यही चीज है, ठीक है? किसका? ऑफ दैट मटेरियल, जिसका यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, द रेजिस्टेंस, क्योंकि ये क्यूब है एक, है ना? द रेजिस्टेंस offered, we can, यहां से ये तो लिखोगे, we can define resistivity for a given material as the resistance offered, the resistance of a conductor, कुछ इस तरह से लिखेंगे, the resistance, इतने offered से लिख सकते हैं, offered, the resistance offered by a cube of the material of a conductor, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, कंडक्टर, ओके। रेजिस्टिविटी क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब, यूनिट क्यूब, ओके, यूनिट क्यूब, बिकॉज क्यूब तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि कैसा क्यूब है ये? यूनिट क्यूब। सो वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल का जो यूनिट क्यूब होगा, ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए, ओके। तो कुछ इस तरह से हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, ठीक है। और एक चीज और, यहां हम देखिए रो क्या है, ऐसे ही डिसाइड करते हैं हम। किसके लिए डिसाइड करते हैं? उस मटेरियल का हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर स्क्वायर है, या फिर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, लेंथ भी 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो वो होती है रेजिस्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी में क्या है? रेजिस्टिविटी टू आर। अब हम रेजिस्टिविटी को देखें, हाफ कर दें उस किसी मटेरियल, अब यही है, इसको हम हाफ कर दें इस कंडक्टर को, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज क्यों नहीं होगी, उसे भी देख लेते हैं हम साथ ही। देखिए अभी अगर हम रो इक्वल्स टू आर है, तो रो इक्वल्स टू, यहाँ तो ये डिसाइड कर दिया हमने कि मटेरियल की इसकी कंडक्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी जो यूनिट क्यूब का जो कंडक्टर है उस मटेरियल के लिए। लेकिन जो रो है इसको हम अगर देखें, आर इक्वल्स टू, अभी हमने देखा क्या था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, इसको हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, जनरेट कर सके हैं इस रिलेशन को। यहाँ से रो देखिए आप कैसे आएगा निकल के, रो इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से पहले लिख देते हैं आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से रो कितना आएगा निकल के, रो विल इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ओके। तो यहाँ हम आर की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो रो कितना होगा, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ओके। एंड ए अपनी जगह है और एल अपनी भी जगह है, तो एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो रो विल इक्वल्स टू कितना आएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ओके। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए चलेगा, आप इसे भी लर्न कर लेंगे। बस इसमें एल और ए को आपको हटा देना है, सिंपल सी बात। यहां से आप डिसाइड नहीं कर देंगे, आर को कहीं आप यहीं लिख दें, रो एल अपॉन ए, ये तो लिखना ही नहीं है, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये ना लिख दें आप यहाँ पर। यहाँ अगर आप लिखेंगे रो इक्वल्स टू क्या, आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे एम एल अपॉन दिस, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, तो क्या होगा भाई,
रो आर ही तो है, लेकिन ये कौन सा वाला है जिसका L1 है, तो फिर यहाँ आपको L की जगह 1 लिखना पड़ेगा, तो m इंटू 1 हो जाएगा एन ई स्क्वायर, ए की जगह भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड टॉ, तो ये हट चुके वही आ जाएगा फिर से रो इक्वल्स टू m अपॉन एन स्क्वायर टॉ। ओके, जो हमने यहाँ प्रूफ किया है, तो एक ही बात है। तो रो का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, दिस m अपॉन एन स्क्वायर टॉ। अब आप यहाँ देखें तो कहीं आपको इसमें लेंथ का नहीं मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, लेंथ की कोई टर्म नहीं है, ना ही इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कोई टर्म है। तो किसी भी गिवन मटेरियल के अगर हम लेंथ को हाफ कर दें या बढ़ा दें या इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कुछ भी कर दें तो रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट होगा। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, जब टॉ चेंज होगा। एन और ई तो कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस की, टेम्परेचर पे बात करेंगे जब हम यहाँ पे ये टॉ पे डिपेंड करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, अलग अलग मटेरियल के ये अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पर इस पर ही डिपेंड करेगा जो रो है, ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा इसके लिए, क्योंकि एक गिवन मटेरियल, कॉपर का मटेरियल या एल्यूमिनियम का मटेरियल, सबके लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम्स अलग अलग होंगे। किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कुछ होते हैं यूनिट वॉल्यूम में, किसी में कुछ होते हैं, सब में डिफरेंट होते हैं, तो वहीं से रेजिस्टिविटी हम डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस डिसाइड होता है पहले। तो रेजिस्टेंस अगर किसी भी मटेरियल के कंडक्टर को हम हाफ कर दें, सपोज, फिर से एक बार और मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ से आप नोट कर लेंगे रेजिस्टिविटी को, दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। एक बार और इस चीज़ को देख लेते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ, एक ही वायर के लिए या फिर अलग मटेरियल के वायर के लिए किस तरह से, देखिए, सपोज कॉपर और एक एल्युमिनियम दो ले लिए हमने, ओके। कॉपर का एक ये वायर है L लेंथ का, एल्युमिनियम का भी एक L लेंथ का वायर है, L लेंथ, और वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है और वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है, ठीक है। तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी है, दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो अलग अलग होगी, इसकी रो 1 होगी, इसकी रो 2 होगी, ठीक है। और दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ तो मटेरियल ही अलग अलग हैं, इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल हैं तो अलग अलग रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। अब अगर देखिए, जैसे ये कॉपर है, इसकी लेंथ को हमने हाफ कर दिया, ओके, इसकी लेंथ को हमने हाफ कर दिया, तो यहाँ से हमको दो कंडक्टर मिलेंगे हाफ हाफ लेंथ के, ओके, कुछ इस तरह से दो कंडक्टर हमको यहाँ मिलेंगे। अब ये जो दो कंडक्टर बनेंगे ये किसके हैं, ये भी कॉपर का होगा और ये भी कॉपर का होगा। अब यहाँ देखेंगे हम, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो रो होगी, इसकी क्योंकि ये कॉपर का है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, मटेरियल के लिए एक ही रहती है, इसकी रेजिस्टिविटी रो रहेगी, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। इनका जो रेजिस्टेंस है, पहली बात तो यहाँ हाफ नहीं कर रहे हम, हाफ से कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि हाफ होने पे तो रेजिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगा, है ना, कुछ डिफरेंट किया, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, एक को थोड़ा हमने छोटा करा, ठीक है, लाइक दिस। लेंथ भी अलग अलग हैं दोनों की, तो जो रेजिस्टेंसेस होंगे, इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, कुछ और होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 कुछ और होगा। कॉपर के लिए ही देख रहे हैं हम, रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। ऐसे ही एल्युमिनियम के लिए बात करेंगे तो उसके लिए हो सकता है इसको चेंज करेंगे, इसकी लेंथ वगैरह चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो फॉर्मूला है इसमें कोई भी टर्म नहीं है, ना ही L की है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है। ऐसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कर सकते हैं आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस तो बदलना ही है, लेकिन गिवन मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी वही रहेगी। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया है तो भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी चेंज कर लो, गिवन मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी वही रहेगी। गिवन मटेरियल जैसे कॉपर का पूरा मटेरियल है, उसके जितने भी कंडक्टर होंगे सबकी रेजिस्टिविटी एक ही रहेगी, सिंपल सी बात, ओके। सो दिस इज हाउ टू गिव रेजिस्टिविटी फॉर ए मटेरियल, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करती है, यहां से देख रहे थे हम एन और टो पर, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी और एक
टो पे डिपेंड करेगी। टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। जानते हो आप इसे अच्छी तरह से, है ना? सो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन, एक तो ये डिपेंड करेगी एन पर। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको हम कहते हैं साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और किस पर डिपेंड करेगा ये? एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही गया, साथ में किस पे डिपेंड करेगा? ई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। और क्या है यहां पर हमारा? टो। टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कब चेंज होता है? रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, है ना? कब चेंज होता है? जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। इसकी भी बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में। तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा तब रेजिस्टिविटी चेंज होगी। देखिए कॉपर का वायर है, इसका टो अगर चेंज होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। मींस इसका टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इसकी बदल जाएगी। ठीक है, एक मटेरियल के लिए कब चेंज हो सकती है रेजिस्टिविटी? जब हम उसका टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे चेंज होगी इसकी अभी हम बात करेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है कौन? रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एन पर। ठीक है, तो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, एक तो एन पर और एक टो पर, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, यहां से ये हमारा रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस हो जाएगा, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। और अब एक चीज़ देखिए, जैसे रेजिस्टेंस है, कोई भी रजिस्टर है, अभी रेजिस्टेंस की ही हम बात की, उसी के बेसिस पर ये रेजिस्टिविटी होती है, गिवन मटेरियल की होती है रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी की जो रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर है, देखिए रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर का ही तो रेजिस्टेंस होता है, उसी की रेजिस्टिविटी होगी किसी गिवन मटेरियल की। रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना? और रेजिस्टिविटी है, इसकी भी हमने बात की, रेजिस्टिविटी। तो देखिए रजिस्टर अगर हमको चाहिए तो हम रेजिस्टेंस के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हमको कैसा रेजिस्टेंस चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए या लो रेजिस्टेंस चाहिए, या हाई रेजिस्टिविटी का कंडक्टर चाहिए या लो रेजिस्टिविटी का कंडक्टर हमको चाहिए। ठीक है, या रजिस्टर कह सकते हैं कि कंडक्टर की भी देखिए रेजिस्टेंस होता है, और कोई रजिस्टर्स होता है वो कंडक्टर तो अपने आप में होता ही है, क्योंकि वो चार्ज को तो फ्लो कराएगा ही नहीं, तो फिर वो इंसुलेटर हो जाएगा। जो हाई रेजिस्टिविटी होगी, बहुत ही हाई ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका, फिर तो वो इंसुलेटर हो जाता है, वो तो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो कंडक्टर भी कह सकते हैं आप उसे, रजिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर तो करता ही है, भले ही उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है रजिस्टर्स और कंडक्टर में, सिंपल सी बात। पहले तो अगर हमको रजिस्टर चाहिए, कहीं हमको करंट को ब्लॉक करना है, और कितना ब्लॉक करना है, तो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? रेजिस्टेंस के बेस पर डिसाइड करेंगे और रजिस्टिविटी के बेस पर डिसाइड करेंगे कि भाई हमको इस रजिस्टिविटी का ले आओ मटेरियल, या फिर इस रजिस्टिविटी का मटेरियल ले आओ, डिफरेंट मटेरियल ले आओ, या फिर अगर एक ही मटेरियल के कंडक्टर हैं, एक ही मटेरियल का हमारे पास मैटर है या फिर मटेरियल है, तो उसको किस लेंथ में लेना है, किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेना है, तो वहां से भी हम रेजिस्टेंस डिसाइड करके कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया, रजिस्टर्स तो हमने पढ़ लिए। तो कंडक्ट, कई बार क्या है कि अब हमको कंडक्ट करके ले जाना है, करंट को कंडक्ट करके लेना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो हमको कंडक्टर जो जरूरत होती है, तो हमको कैसे डिसाइड करेंगे? कंडक्टर को कैसे हम डिसाइड करेंगे? कंडक्टर की प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए यहां हमने रजिस्टर की प्रॉपर्टी को हम किससे डिसाइड कर रहे हैं? रेजिस्टेंस से और रजिस्टिविटी से। ठीक है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी को हम किससे डिसाइड करेंगे? ऐसे ही जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस से डिसाइड हुई, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होगी? कंडक्टेंस से। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी से। ओके, कंडक्टिविटी से। तो एक नई टर्म आएगी यहां पर, कंडक्टेंस।
अगर हमको गुड कंडक्टर चाहिए तो हम क्या कहेंगे, हाई कंडक्टिविटी वाला कंडक्टर हमको दे दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम ये नहीं कहेंगे हमको अच्छा कंडक्टर चाहिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई लेस रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर दे दो। हमको करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है तो हमको बहुत अच्छा कंडक्टर चाहिए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है हमको करंट को, तो हम क्या कहेंगे, हमको अच्छा कंडक्टर चाहिए, गुड कंडक्टर चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी के बेस पर उसको डिसाइड करेंगे। ये कहेंगे हमको हाई कंडक्टिविटी का कंडक्टर दीजिए हमें, ना कि हम ये कहेंगे कि लो रेजिस्टेंस का हमको कंडक्टर दे दो। देखो बात एक ही है, लो रेजिस्टेंस का भी कहेंगे तो भी बात सही है। ठीक है, ऐसा कंडक्टर हो जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो, तो हम ये नहीं कहेंगे लेस रेजिस्टिविटी वाला कंडक्टर दो हमको, हम कहेंगे हाई कंडक्टिविटी वाला कंडक्टर हमको चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कंडक्टर जिसका कंडक्टेंस हाई होगा, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है कि लो होगा। अगर रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस हाई है तो उसका कंडक्टेंस लो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। ऐसे ही रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप इन्हें भी यहां पर नोट कर लेंगे। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करेंगे और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये रजिस्टर की प्रॉपर्टी, रजिस्टर और ये कंडक्टर। ओके, बात तो एक ही रहती है। अगर हमको गुड कंडक्टर चाहिए तो हाई कंडक्टिविटी वाला चाहिए तो हम ये भी कह सकते हैं लेस रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर हमको दे दो, या फिर लेस रेजिस्टिविटी वाला हमको रजिस्टर दे दो, तो वो कंडक्टर। लेकिन हमको तो चाहिए कंडक्टर। तो मेन चीज जो है, कहने का जो तरीका है, एक प्रॉपर वे है, वो क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर चाहिए हमको तो हम कंडक्टिविटी के बेस पर डिसाइड करेंगे, कंडक्टेंस के बेस पर डिसाइड करेंगे। रजिस्टर चाहिए हमको तो रेजिस्टेंस के बेस पर डिसाइड करेंगे, रजिस्टिविटी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे। अब देख लेते हैं हम कंडक्टेंस की डेफिनेशन या कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, सो कंडक्टेंस, नाउ वी विल राइट अबाउट कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस, किसी भी कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या है कि वो कितनी सरलता से, कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से चार्ज को फ्लो करा रहा है उस वायर से या फिर उस मटेरियल से। ओके, वो होता है कंडक्टेंस, वो होता है कंडक्टेंस। ओके, conductance. What is conductance? Now next, conductance. कंडक्टेंस को G से हम डिनोट करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या होता है? द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो कितनी सुगमता से या फिर कितनी सरलता से चार्ज को फ्लो करा पा रहा है उस कंडक्टर से, है ना। तो क्या होता है कंडक्टेंस? द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ईज का मीन्स सरलता से या सुगमता से। द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ईज विद विच flow of charge through it. Okay, so conductance of a conductor is the ease with which, जिसके साथ, जिस सरलता या सुगमता के साथ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, किससे? थ्रू इट कौन? कंडक्टर से। ठीक है, सो द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ईज विद विच flow of charge through it. Simple. So it is defined by G. तो G equals to 1/R. अभी मैंने बताया कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस हाई होगा और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस लो होगा। तो सिंपल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। या आप G equals to 1/R लिख दीजिए या फिर R equals to 1/G लिख दीजिए, एक ही बात है। अब इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो क्या होगी? यूनिट बताइए।
देखिए 1/R, तो 1/ओम, ओके। ओम, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स लिख सकते हैं। या फिर हम इसको MHO, महो, इसका रिवर्स कर दिया, OHM का रिवर्स कर दिया MHO, क्योंकि इनवर्स लगा दिया है, तो कुछ इस तरीके से महो भी लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं। इसकी जो यूनिट है 1/ओम, ओम इनवर्स, महो, और जिसे हम सीमेंस भी कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर है ये सीमेंस, ओके, जिसे हम एस कहते हैं, ठीक है। देखिए ओम का क्या होता है, 1/ओम, तो ओम इनवर्स होगा उस, देखिए ओम को हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओम, अगर हम यूनिट ऑफ जी की बात करेंगे तो 1/ओम हो जाएगी, जिसे हम इनवर्ट ओम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इनवर्ट ओम हो गया, ये इरेक्ट ओम हो गया, सीधा ओम है, ये इनवर्ट है, ठीक है। तो जो यूनिट ऑफ जी है, इतनी तरह से आप लिख सकते हैं, 1/ओम, ओम इनवर्स, महो, सीमेंस और इन्वर्टेड ओम, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी, ओके। अब हम देखते हैं व्हाट इज कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, ये जैसे रेजिस्टिविटी होती है रजिस्टर की, वैसे ही कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसे भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं, अबाउट, यहाँ नोट कर लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इसको हम सिंबल यूज करते हैं इसके लिए सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओके। डिफाइन किससे करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, या फिर रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा। तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा था ओम मीटर, ओके। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम मीटर, ओके, 1/ओम मीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ओम को हम महो भी लिख सकते हैं, अभी हमने देखा महो मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सिग्मा जो कंडक्टिविटी है, इसकी जो यूनिट है, ठीक है, महो, और महो क्या होता है, सीमेंस होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स, किसकी यूनिट हो जाएगी, कंडक्टिविटी की, ओके। ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ ही सीमेंस को एस मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इन्वर्टेड ओम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज महो को या फिर ओम इनवर्स को अभी हमने बताया था कि इन्वर्टेड जो ओम है या फिर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा कहते हैं जनरली इसको हम, ओम भी कह देते हैं, 4 ओम या 5 ओम, कुछ इस तरह से ओमेगा, ओके। सो लाइक दिस इज द यूनिट फॉर कंडक्टिविटी, ओके। तो यहां से हमने कंडक्टिविटी को पढ़ लिया, सिंपल सी बात है, 1/रो रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा, और जो कंडक्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बेसिस पर हम एक रिलेशन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन, जिसे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं, ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इन्हीं के बेसिस पर ओम्स लॉ क्या था, V = IR, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, potential difference applied across a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, ओके। तो उसी के बेसिस पर एक रिलेशन देखते हैं, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, उस रिलेशन को कहेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो नाउ नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओके। देखिए ओम्स लॉ क्या था, अभी हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, V = IR, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसे, ठीक है। तो V = IR, देखिए V अगर कोई कंडक्टर है, सपोज हमने एक कंडक्टर लिया,
और इस कंडक्टर पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसमें से I करंट फ्लो हुआ और R सपोज इसका रेजिस्टेंस है और L इस कंडक्टर की लेंथ है। ओके, L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। तो यहाँ से अगर हम देखिए जैसे हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, सो V देखिए E इक्वल्स टू हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन L, सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर, सिंपल है, आप जानते हैं इसे बहुत अच्छी तरह से इस रिलेशन को। E इक्वल्स टू V अपॉन डी से या V इक्वल्स टू E इंटू डी से जानते हैं आप इस रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। कई बार मैंने इसको बता दिया, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो E इक्वल्स टू V अपॉन L, तो यहाँ से V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इंटू L। V को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू L। ओके, I क्या है, करंट, करंट को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जा रहे हैं हम, तो करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है करंट के साथ, करंट के लिए अगर हम लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी तो वो होती है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो होती है जे से हम डिसाइड करते हैं, बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसे, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। जे जो होती है करंट डेंसिटी, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द करंट ही होती है, ठीक है। I अपॉन ए आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह से इसको, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी। J इक्वल्स टू I अपॉन ए से यहाँ से, ठीक है, पढ़ चुके हैं करंट डेंसिटी को, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। सो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से J इंटू ए। ओके, I इक्वल्स टू क्या होगा, J इंटू ए, जो कि एक वेक्टर फॉर्म है ना, J इंटू ए। और देखिए E और L, E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये, और यही डायरेक्शन क्या है, करंट की है, करंट की भी यही डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है। तो E और J मीन्स देखिए I की डायरेक्शन ये है तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट डेंसिटी की भी यही डायरेक्शन होगी। तो अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में देंगे तब बात करेंगे थोड़ी सी और कि E की डायरेक्शन क्या है, सेम होने वाली है, जो J की डायरेक्शन है वही E की डायरेक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी साइन नहीं लगा रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि E और J सेम डायरेक्शन में है, E भी इसी डायरेक्शन में है और J जो करंट डेंसिटी है वो भी सेम डायरेक्शन में है। सो हम यहाँ पर वेक्टर्स लगा दिए हैं हमने, जो भी क्वांटिटी है उन पर, क्योंकि साइन हमारा शो करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये शो करेगा E और J सेम डायरेक्शन में है। R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन ए, R इक्वल्स टू व्हाट, रो L अपॉन ए, सिंपल। ओके, अब देखिए यहाँ से कितनी चीज़ें कैंसिल होंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, ये कैंसिल होंगे। सो E विल इक्वल्स टू J रो। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए यहां पर जो साइन है पॉजिटिव साइन है, ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज इन सेम डायरेक्शन। अब इसको आप कंपेयर करें इसको V इक्वल्स टू आई आर से, कैसे, देखिए V हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो E इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बना है ना। सो V की जगह क्या आ गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर फॉर्म है। ओके, I हमने करंट की बात कर रहे थे, तो करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो J तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो I क्या होता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वही चीज है, जैसे I है वैसे ही J है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में, करंट जब वेक्टर फॉर्म में बनेगी तो वो J हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन यहाँ रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो भी हमने मटेरियल लिया उसकी रेजिस्टिविटी, तो ये चीज आइडेंटिकल है ना। तो हम इस रिलेशन को कह सकते हैं, कौन कौन सा रिलेशन भी है साथ में, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी है ये, और एक ये रिलेशन भी है किस किस का, E J एंड रो का भी ये रिलेशन है ना। और देखिए एक चीज और यहां से आप समझ लेंगे कि रो इक्वल्स टू जो रेजिस्टिविटी है उसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा,
E/J न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है ये, कि जो रजिस्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो होती है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से E=J इंटू रो, एक तो फॉर्मूला ये बनेगा, एक रिलेशन ये बनेगा, इसको हम कंडक्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E=J। देखिए अभी हमने पढ़ा था रो इक्वल्स टू क्या था, रो इक्वल्स टू था 1/सिग्मा, है ना। तो रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा हम यहां पुट करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन बनेगा J इक्वल्स टू सिग्मा E, ओके, सिग्मा E। एक रिलेशन ये बनेगा, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ये भी वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और एक ये भी वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, ओके, इसे भी बात कर लेंगे, ये भी वेक्टर फॉर्म है, एक ये भी वेक्टर फॉर्म है। और ये किस किस का रिलेशन है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और J एंड कंडक्टिविटी। तो इस डेरिवेशन में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एक ये रिलेशन आता है एग्जाम में तो भी आप इसी को यूज करेंगे, अगर ये रिलेशन आता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे उसे, ठीक है। यहां से भी आप बता सकते हैं V=I इंटू R या फिर R इंटू I, ठीक है। करंट की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टिविटी आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यहाँ पर करंट डेंसिटी आ गई। सो दिस इज ऑल्सो द रिलेशन फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज ऑल्सो द रिलेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओके। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कंप्लीट, ओके। कुछ रिलेशन भी हैं इसके साथ में। अब हम बात करते हैं जो डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर आएगा वहाँ पर, उसको पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अब हम R जो रो है क्या है, रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि n पर डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम टो पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कौन, रो, ओके। तो रिलैक्सेशन भाई n तो जब बदलेगा जब मटेरियल को चेंज करेंगे, लेकिन टो जो होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये कब बदलेगा, जो टो है ये कब चेंज होगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, M/N/E² टो, ओके। L और A को हटा दो तो वो रेजिस्टिविटी हो जाती है, L और A को लगा दो तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो रो किस पर डिपेंड कर रहा है, अगर हम मटेरियल चेंज नहीं कर रहे तो हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, तो रो विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही डिसाइड करेगा अलग अलग मटेरियल को कि अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टो चेंज होगा वहां पर, है ना। जैसे ही अगर हम मेटल की बात करेंगे भी, लेकिन डिटेल में भी इसे आगे देखेंगे, अगर हम मेटल की ही बात करते हैं तो कोई भी हमने कंडक्टर ले लिया, ओके, हमने कंडक्टर लिया और इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नॉट, जो कि एक रेफरेंस वैल्यू हमने ले ली। इसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी है एट रूम टेम्परेचर, एट टेम्परेचर अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस पर रो नॉट इसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। और हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर को अप किया, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, तो क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी वो बात करते हैं अभी। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर को हमने अप किया तो इसकी रेजिस्टिविटी सपोज हो गई रो नॉट से रो हो गई, ओके। कब, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसकी रेजिस्टिविटी रो हो गई। इसकी रेजिस्टिविटी पहले रो नॉट थी, अब इसकी रेजिस्टिविटी रो हो गई। क्यों हो गई इसकी बात करेंगे, देखिए मेटल की डिटेल में भी बात करेंगे, अभी नेक्स्ट आएगा। अभी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मेटल में, मेटल की ही बात करके समझा रहा हूं मैं ओनली इस चीज को, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा,
ज़्यादा तेज़ी से ड्रिफ्ट करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, थर्मल वेलोसिटी वाइब्रेशन जो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, साथ में वाइब्रेशन भी तो कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन भी है उसका साथ में, और जब वाइब्रेशनल मोशन करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, ये इधर उधर ऐसे ऐसे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, और एक और इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर उधर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, या फिर कहें यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन आ गया, किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर इमेजिन करके चलिए, और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा कोलिजन होंगे इसके, तो क्या होगा, कोलिजन विल ऑल्सो इंक्रीज, कोलिजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन को टकराने का जो टाइम है, जितना वो रिलैक्स रहते थे वो कम हो जाएगा, ये जल्दी से टकराएंगे भाई, ज़्यादा तेजी से एम्पलीट्यूड होगा, ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम फ्री रहेगा, ज़्यादा कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन कम फ्री रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम फ्री रहेगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टॉ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टॉ विल डिक्रीज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका। क्लियर है बात, जब टॉ डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो रो नॉट थी, इसका टेम्परेचर हमने अप किया तो जो रेजिस्टिविटी है रो, ये क्या हो जाएगी, ये भी उसकी बढ़ जाएगी, किसकी, मेटल की इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन होती कैसे है इंक्रीज, इसकी बात करें अगर हम, किस हिसाब से बढ़ती है ना, कितना टेम्परेचर बढ़ाएं और कितनी रेजिस्टिविटी बढ़े, इसको पढ़ने के लिए हमको एक और टर्म की जरूरत पड़ेगी, उसे कहेंगे हम थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे, थर्मल या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। किस कोएफिशिएंट में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना, टेम्परेचर घटाएंगे तो डिक्रीज होगी, बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगी। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, साथ ही रेजिस्टेंस भी चेंज होगा तो उसको हम थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि टेम्परेचर, केवल मेटल की बात करी है अभी हमने, सबकी बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, एलॉयज की बात करेंगे, इंसुलेटर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, और इंसुलेटर की बात करेंगे। सभी के लिए हम बात करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, ओके। तो ये तो अभी एक समझाया था कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पर हम कैसे पहुंचेंगे इस कॉन्सेप्ट पर। तो कितनी चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, इसकी बात कर रहे थे। ये हमने गलत मिटा दिया, यहाँ से रिमूव हो गया, ये यही रहने देते हैं इसको, रो नॉट ये हो गई कब, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, 20 डिग्री सेल्सियस से सपोज 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया और बढ़ा दिया इसका, ठीक है। तो वहां पर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की हम बात करेंगे अब कि किस हिसाब से बढ़ेगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी कंडक्टर के लिए, एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कॉपर की, ये भी कॉपर ले लिया हमने, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं, सेम मटेरियल में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया किसी कंडक्टर के को, ठीक है। तो उसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किस हिसाब से इंक्रीज होगी, देखिए वो होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, दोनों ही हो जाएंगी इसी में। कैसे होगा, देखिए रो था पहले, कितनी थी वैल्यू, रो नॉट, इनिशियल वैल्यू क्या थी, रो नॉट, रो की इनिशियल वैल्यू थी रो नॉट, और रो की जो फाइनल वैल्यू है वो है रो, ठीक है, फाइनल वैल्यू बढ़ के रो हो गई, पहले रो नॉट थी एट इनिशियल टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर। तो जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी होगी, किस में इंक्रीज हुआ, फाइनल वैल्यू रो हुई, इनिशियल वैल्यू क्या थी, रो नॉट थी, रो नॉट में कितना इंक्रीज हुआ, रो नॉट का कितना इंक्रीज हुआ, पहले रो नॉट थी, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसका कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, सपोज ये अल्फा टाइम्स इंक्रीज हुआ, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, अल्फा टाइम्स इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर में कितना चेंज किया हमने, डेल्टा टी का चेंज किया,
टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ जब हम आए तो डेल्टा टी का हमने चेंज किया, तो रो नॉट का अल्फा टाइम्स और बढ़ गई, किसमें, रो नॉट में ही तो बढ़ गई, तो ये टर्म किस में ऐड होगी, रो नॉट में ही तो ऐड होगी भाई। पहले कितनी थी, ये थी रो नॉट थी, पहले कितनी थी रेजिस्टिविटी, रो नॉट, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फाइनल कितनी हुई, रो नॉट में कितना और ऐड हो गया एक्स्ट्रा में, रो नॉट का कितने टाइम्स ऐड हुआ, अल्फा टाइम्स ऐड हुआ, कितने टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाने पे, डेल्टा टी टाइम टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल, क्लियर है बात। अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते तो रेजिस्टेंस फाइनल इक्वल्स टू आर नॉट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस फाइनल आर है और इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट है तो आर नॉट का अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रहेंगे, यहीं से आप सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे, बहुत ही इजी रहेगा। और ये जो कितने टाइम्स बढ़ रही है, यही है थर्मल टेम्परेचर, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही है। यहाँ से आप इसे थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो रो इक्वल्स टू, यहाँ से रो नॉट कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओके। एक फॉर्मूला ये भी मिलेगा आपको बहुत जगह बुक्स में। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लो, चेंज कर लो कुछ और, कैसे हो जाएगा ये देखिए। ये वाले फॉर्मूले से ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रो और ये रो नॉट को इधर भेज दो, रो नॉट इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज रो नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओके। ये सब मल्टीप्लाई है यहाँ पे बीच में, मल्टीप्लाई। सो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट अपॉन दिस रो नॉट इंटू डेल्टा टी। समझ आ रहा है कुछ आपको यहाँ पर, क्या देखिए ये क्या है, दिस टर्म, इस टर्म को देखिए, ये क्या है टर्म, ये टर्म है डेल्टा रो अपॉन रो, है ना। रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी, रो माइनस रो नॉट ये क्या है, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी। सो चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रेजिस्टिविटी, सिंपल सी बात है। सो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी या फिर रिलेटिव 11th क्लास में पढ़े थे आपने ये चीजें, रिलेटिव चेंज एरर वाले चैप्टर में, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओके। रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हो गया नहीं हो गया, सिंपल। फिर से रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर या फिर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, थर्मल कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो अल्फा है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, द रेजिस्टिविटी, द रिलेटिव चेंज या फिर कहें द इंक्रीज या इन डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने पे ले रहे हैं, द इंक्रीज, ऐसे भी लिख सकते हैं, द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी में इंक्रीज हुआ है पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी, ओके। इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, क्योंकि ऊपर वाला डेल्टा रो है, यहां पे साथ में डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज अल्फा, ओके। इसका एक और रूप आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, क्या मिलेगा, 1 अपॉन डेल्टा टी डी स्मॉल चेंज इन रो अपॉन डी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी डी पी अपॉन ये रो, ये एक ये फॉर्म भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, एक टेबल होगी उसमें, वहाँ आपको रेजिस्टिविटी का क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, वहाँ आपको ये लिखा मिलेगा 1 अपॉन रो इक्वल्स टू डी पी डी रो अपॉन डी टी, ठीक है। सो डी ये चेंज इन रेजिस्टिविटी तो उसको डी रो कर दिया, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टिविटी, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को डी टी कर दिया और ये रो अपनी जगह है। तो आपको अल्फा कुछ इस तरह से भी लिखा मिलेगा, ओके। सो द इंक्रीज, यहां से ही बना रहे हैं डेफिनेशन, द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो, अगर डिक्रीज करेंगे तो यहां डिक्रीज आ जाएगा,
चेंज भी लिख सकते हैं, द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, या फिर द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, या फिर लिख सकते हैं द डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी। तो यहां इंक्रीज के लिए ले रहे हैं, द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज, अगर टेम्परेचर को राइज करें तभी इंक्रीज होगा, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर, इसे भी तो लोगे डेल्टा टी, ठीक है, ये भी यूनिट हो, ये भी यूनिट हो, तो उस टाइम अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए इसमें पुट कर देते हैं भाई इस चीज को, देखिए अल्फा विल इक्वल्स टू क्या होगा, रो माइनस रो नॉट अपॉन, इसको क्या कर दें यूनिट 1, और डेल्टा टी को भी क्या कर दें 1 केल्विन, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट, जो कि क्या है, चेंज इन रेजिस्टिविटी या फिर इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। सो थर्मल कोएफिशिएंट क्या है, यही है थर्मल कोएफिशिएंट, द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। कब, जब पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टेंस, या फिर थर्मल कोएफिशिएंट, या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी आप इसको कह सकते हैं। सो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की। यहाँ से इस तरह से आप थर्मल कोएफिशिएंट को समझ सकते हैं। अगर आप आर के लिए लेंगे, जो रेजिस्टेंस है उसके लिए, देखिए अल्फा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ आपको, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाए कि फाइनल कौन सी इनिशियल कौन सी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1, है ना, इनिशियल रो 1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ये हो गई थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस के लिए लेंगे तो फाइनल, अगर हमने R2 लिया है रेजिस्टेंस, इनिशियल R1 है रेजिस्टेंस, तो इनिशियल रेजिस्टिविटी उसकी R1 थी, तो टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज किया। एक फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में ये भी यूज होगा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा, कैसे भी आप इसे समझ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के, ठीक है बात। सो दिस इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको आप किसी भी तरह से एक्सपेंड करके समझा सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं समझाने के। यहाँ से आप इसे लेके चल सकते हैं चीज़ को, डायरेक्ट आप अल्फा से भी समझा सकते हैं इस चीज़ को कि कितना चेंज हुआ है पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टिविटी, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में कितना चेंज हुआ है, वही अल्फा होता है। या फिर आप यहाँ से भी समझा सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू जो होगी रेजिस्टिविटी की, वो क्या होगी, इनिशियल वैल्यू में एक्स्ट्रा में कितना हमने और ऐड कर दिया। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के। सो दिस इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी, और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। चलिए, और हाँ एक चीज़ और देखिए, अगर अल्फा लार्ज है तो इसका क्या मीन्स होगा, अल्फा लो है तो इसका क्या मीन्स होगा। देखिए अल्फा अगर लार्ज है, अल्फा अगर लार्ज है तो इसका क्या मीन्स है, अल्फा अगर लो है तो इसका क्या मीन्स है। यही तो हम कह रहे थे कि टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है ना। हमने बताया था रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टो डिक्रीज होता है, इसीलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने बताया था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मेटल की बात कर रहे थे, तो रो भी इंक्रीज होता है। लेकिन कितने टाइम्स इंक्रीज होता है किसी गिवन मटेरियल के लिए, फिर किसी गिवन कंडक्टर के लिए कैसे इंक्रीज होता है, क्या रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, वो किस पे डिपेंड करेगी, अल्फा पे डिपेंड करेगी। अगर अल्फा लार्ज है, अल्फा लार्ज है, इट मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो लार्ज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो लार्ज। टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट होगा, मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी तेज़ी से बढ़ेगी उसकी, है ना। उस
कंडक्टर की या फिर उस मटेरियल के लिए वो जो गिवन कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तेजी से इंक्रीज होगी, है ना। अगर अल्फा लार्ज है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो फाइनल, सिंपल सी बात है कि जो फाइनल रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। वो क्यों, कब बढ़ेगी, जब अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, इसका मीन्स क्या है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट हो रहा है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है। हल्का सा गर्म कर रहे हैं और तेजी से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है उस मटेरियल की या फिर उस कंडक्टर की, है ना। तो इसका मीन्स ये है कि इसका अल्फा लार्ज है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लार्ज है इस गिवन मटेरियल के लिए, ठीक है। तो इसका मीन्स ये होगा, अगर अल्फा लो है, अल्फा अगर लो है, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है वहां पर, फिर लो है, ठीक है। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो बहुत कम है, मींस अगर हमने टेम्परेचर को बहुत बढ़ाया जब जाके हल्की सी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इस मींस इसका अल्फा कम है। इसके अल्फा से हम पता कर सकते हैं, अभी देखेंगे अल्फा की वैल्यूज देखेंगे अलग अलग मटेरियल्स के लिए, हम अल्फा से पता कर पाएंगे कि अल्फा के दिखने से ही हमको पता लग जाएगा कि ये जो मटेरियल है इसका जो हम टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी कैसे बदलेगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो वो किस हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, मीन्स हाउ रेजिस्टिविटी चेंज, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी, उसके ग्राफ भी देखेंगे हम आगे भी, तो क्लियर होगा आपको और ज़्यादा। सो अल्फा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर देखिए अल्फा जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है तो भी ये कुछ शो करेगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है, ओके, यहां से थोड़ा सा मैं रिमूव कर लेता हूं पार्ट को। अगर अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा अगर पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव कब आएगा, ये अल्फा को भी यहां नोट कर लेते हैं। अल्फा क्या है, दिस इज, ये है यहां पर देखिए, अल्फा पॉजिटिव कब होगा, ये फाइनल वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इनिशियल फाइनल कर देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, जब फाइनल वैल्यू रेजिस्टिविटी की ज्यादा होगी, इनिशियल वैल्यू कम होगी, मींस टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी जब बढ़ेगी तो ये कंप्लीट टर्म जो होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना। इसका मींस क्या होगा, इसका मींस ये होगा कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो इसका मींस क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज मोर देन इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रो भी इंक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। अगर अल्फा नेगेटिव है तो इसका क्या मीन्स है, इसका मीन्स ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें और जो रो एफ है, फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी है, वो कम आए और इनिशियल वैल्यू ज्यादा आए, तो ये वाली जो टर्म नेगेटिव वैल्यू देगी उस टाइम पे अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कब आएगा, जब हम टेम्परेचर को तो इंक्रीज कर रहे होंगे लेकिन रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ये सेमीकंडक्टर के केस में होगा, ये मेटल के केस में होगा। मेटल का अल्फा पॉजिटिव आता है, सेमीकंडक्टर का जो अल्फा है वो नेगेटिव आता है। ग्राफ भी हम इसका देखेंगे, इसका ग्राफ जो है डाउन होगा, तो अल्फा प्लस और अल्फा माइनस, कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको जो डेफिनेशन लिखी है इसको करने का एक और तरीका भी है, अगर आप चाहें तो उसे देख लें, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लेकिन और भी सिंपल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। एक और छोटा सा तरीका है, ठीक है, उसे भी मैं आपको यहां दिखाई देता हूं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी खूब बनते हैं और आते भी हैं न्यूमेरिकल्स, देखेंगे भी हम न्यूमेरिकल्स कुछ, ओके। हमने यहाँ क्या किया है, टेम्परेचर को चेंज किया है ना, तो रेजिस्टिविटी चेंज हुई है। सो हम लिख सकते हैं चेंज, देखिए क्या था, स्टार्ट में रो नॉट था इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो हो गई, मीन्स इंक्रीज हो गई, चेंज हो गई, रो नॉट से रो हो गई। कब, टेम्परेचर को हमने डेल्टा टी इंक्रीज किया। सो चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ रो नॉट, ठीक है, रो नॉट की ही तो रेजिस्टिविटी चेंज हुई है बाय चेंज या इंक्रीज, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ओके। हमने टेम्परेचर को कितना चेंज किया, डेल्टा टी। चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ रो नॉट की रेजिस्टिविटी में चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, बाई चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी,
टेम्परेचर को हमने डेल्टा टी चेंज किया तो कितना चेंज हुआ, वो होगा चेंज रो माइनस रो नॉट। ओके, रो माइनस रो नॉट, क्योंकि रो नॉट इनिशियल है और रो फाइनल है, तो इंक्रीज अगर हो रहा है वो, अगर ये चेंज को अगर हम इंक्रीज कहें, इंक्रीज हो रहा है ये, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ रो नॉट बाई चेंज, या फिर कहें या इंक्रीज कहें इसको हम, इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई डेल्टा टी, तो कितना चेंज हो रहा है, रो माइनस रो नॉट का चेंज हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इंक्रीज या चेंज, चेंज इन रो नॉट की जगह पर यूनिट के लिए लें अगर हम वैल्यू, पर यूनिट रेजिस्टिविटी, अगर इस रो नॉट को यूनिट कर दें तो ये इसके नीचे आ जाएगा रो नॉट, और डेल्टा टी को भी यूनिट कर दें तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज पर यूनिट रेजिस्टिविटी, ऐसे लिख सकते हैं, चेंज पर यूनिट रेजिस्टिविटी बाय चेंज इन रेजिस्टिविटी, है ना। चेंज तो रेजिस्टिविटी में ही होगा, वो तो लिखना पड़ेगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी बाय चेंज पर डिग्री इन टेम्परेचर, या फिर राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर इंक्रीज लिखेंगे तो आप राइज लिख देंगे, ये लिख रहे हैं इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी बाय चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर या पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, कितना होगा, रो माइनस रो नॉट, ये जो रो नॉट है इसके नीचे आ जाएगा, और जो डेल्टा टी है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन रेजिस्टिविटी, यही तो है इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, यही तो है डेफिनेशन, चेंज इन रेजिस्टिविटी यही तो बनाई थी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, है ना, बाय पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन पर डिग्री चेंज, या फिर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री की जगह यूनिट लिख लो आप इसे, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट डिग्री इन टेम्परेचर या चेंज, ठीक है, चेंज तो हमने यहाँ लिख ही दिया, पर यूनिट डिग्री, पर यूनिट, हाँ, बाई चेंज पर यूनिट इन टेम्परेचर, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, चेंज यहाँ पे यूज कर ही लिया है, तो इसी को हम कहते हैं अल्फा इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसे कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को। इसी के बेसिस पर देखिए, ये वही चीज़ है जो आपने क्लास 11th में हीट वाले चैप्टर में थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक और ये सब पढ़े थे आपने, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक और लीनियर, अल्फा बीटा गामा जो थे, वही चीज़ है ये, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं रेजिस्टिविटी पर, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी टेम्परेचर को चेंज करने पर डिफरेंट मटेरियल के लिए। मेटल्स की बात करेंगे, एलॉयज की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, इंसुलेटर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। उससे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मीन्स कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी का थोड़ा सा एनालिसिस किया है हमने यहाँ पर, इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, कैसे होती है, तो ये क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मटेरियल्स। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, बट एट 0 केल्विन ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर हम कहें कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, ठीक है। तो हम बात यहाँ करेंगे इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमने यहाँ देखेंगे, सभी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, और जो यूनिट रहेगी वो रहेगी ओम मीटर, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं सारी ओम मीटर में हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने रेजिस्टिविटी कुछ कंडक्टर्स लिए हैं और कुछ एलॉयज लिए हैं, इनकी देखेंगे। तो देखिए Ag सिल्वर और कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम और मरकरी, इनकी सभी की जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पर गिवन है। सबसे लोएस्ट अगर हम यहाँ देखें तो 1.6 × 10⁻⁸ किसके लिए है, सिल्वर के लिए है,
कॉपर के लिए थोड़ा सा इंक्रीज हो गई वैल्यू 1.7, एल्युमिनियम के लिए और इंक्रीज हो गई 2.7 इंटू 10⁻⁸। मोस्टली जो ऑर्डर है वो 10⁻⁸ के मल्टीपल में ही है। 5.6 और इंक्रीज हो गई आयरन के लिए 10 इंटू 10⁻⁸ और इंक्रीज होगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.0 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। प्लेटिनम के लिए 11 इंटू 10⁻⁸ और इंक्रीज होगी 10 to 11 हो गई। मरकरी के लिए 98 इंटू 10⁻⁸ और इंक्रीज हो गई वैल्यू। अब हम अगर एलॉयज़ के लिए देखें तो नाइक्रोम जो कि एलॉयज़ होता है एक निकल, आयरन और कॉपर का, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है 100 इंटू 10⁻⁸ और मैग्नीन की है 48 इंटू 10⁻8। नाइक्रोम की सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, मैग्नीन की थोड़ी कम है नाइक्रोम से। तो देखिए लोएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी है, Ag सिल्वर की, उससे थोड़ी सी इंक्रीज है। कॉपर की थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। एल्युमिनियम की 2.7 है, तो ये सब रेंज में ही है थोड़ी सी, ठीक है। तो इनकी जो लोएस्ट रेजिस्टिविटी है किसकी है, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम की। तो इनकी रेजिस्टिविटी लोएस्ट है तो इनकी कंडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है, अच्छी कंडक्टिविटी होगी। अच्छी कंडक्टिविटी होगी तो हम क्या कर पाएंगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए यूज़ कर पाएंगे इन मटेरियल्स को, सिल्वर, कॉपर और Ag को, इनको ही हम यूज़ करते हैं। तो देखिए लार्ज डिस्टेंस तक जब हम करंट को ले जाते हैं विदाउट एप्रेसिबल लॉस इन एनर्जी, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम, इन्हीं का यूज़ करते हैं हम जनरली, ठीक है। तो क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस तक करंट को ले जाते हैं और एनर्जी का ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लोएस्ट होती है, ठीक है, और ये हमारे बजट में रहते हैं। सिल्वर Ag जो है थोड़ा महंगा रहता है, लार्ज डिस्टेंसेज के लिए ज़्यादा वायर्स लगेंगे और मोटे वायर्स लगेंगे, तो उनको हम ले जाने के लिए थोड़ा सा हमारे एक्सपेंसिव रहेगा Ag जो सिल्वर है, ओके। तो हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं जनरली। तो अगर हम रेंज की बात करें तो देखिए यहाँ 10⁻8 से लेके और यहाँ 10⁻7 और इंक्रीज हो गई है थोड़े सा, और यहाँ देखें तो 10⁻6 के ऑर्डर में है और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो रेंज कहाँ तक है, 10⁻8 टू 10⁻6, इन्हीं रेंज में है सारी वैल्यूज रेजिस्टिविटी की कंडक्टर्स के लिए। तो रेंज कहाँ तक है, 10⁻8 टू 10⁻6 ओम मीटर की रेंज में रेजिस्टिविटी रहेगी इन कंडक्टर्स की, ओके। अगर हम एलॉयज़ की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो हमने रेजिस्टिविटी तो इनकी देख ही ली है ना। इसके बाद हम अल्फा देखेंगे, अभी अल्फा की भी बात करेंगे। अल्फा क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या होता है, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, ये क्या है, रिलेटिव चेंज, अभी हमने बात की थी इसकी, डेल्टा टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी अगर हम बात करें, मीन्स टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है उसकी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। पहले रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं नाउ। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए 10⁻6 के ऑर्डर तक है ये, 10⁻8 कम है, थोड़ा सा इंक्रीज होगी, इस रेंज में रहेगी। 10⁻6 तक कंडक्टर्स रहेंगे, मीन्स रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी तो मीन्स कंडक्टिविटी इनकी कम होती जाएगी, ठीक है। जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो करंट को बहुत अच्छा फ्लो कराएगा, जिसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी तो वो उससे कम करता जाएगा करंट को, ठीक है। करंट को उतना अच्छा फ्लो नहीं करा पाएगा इन कंपेरिजन टू जिसकी रेजिस्टिविटी लो है। अब हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो देखिए 10⁻6, ये 10⁻8 लोएस्ट वैल्यू है, ये थोड़ी सी बढ़ गई, इसमें तो हाईएस्ट है कंडक्टर्स में, तो एलॉयज़ के लिए तो हाईएस्ट है 10⁻6, ठीक है। इसके बाद और इंक्रीज हो गई, सेमीकंडक्टर की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 10⁻5 से लेके 10⁻3 की रेंज तक ओम मीटर में। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए यहाँ हम कुछ कार्बन जो कि ग्रेफाइट होता है उसकी जो हम रेजिस्टिविटी है वो ये वैल्यू होती है 3.5 इंटू 10⁻5, ठीक है। जर्मेनियम के लिए जो वैल्यू है 4.6 माइनस 10⁻, अचानक से बहुत हाई हो गई है इसकी, क्योंकि 10⁻5 के ऑर्डर में, यहाँ 10⁻1 के ऑर्डर में है। सिलिकॉन की वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻3, इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई है। सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है इसकी 2.3 इंटू 10⁻3 मीन्स 2300 ओम मीटर हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये वैल्यूज़ भी किस पर हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हैं। तो मोर देन 10⁻4, तो यहाँ पर मोर देन 10⁻4 ही जो वैल्यूज़ हैं किसकी रहती हैं, सॉरी ये तो मोर देन 10⁻4 तो इसके लिए रहेगा फिर इंसुलेटर्स के लिए, है ना। इसकी तो 10⁻3 के ऑर्डर तक है। तो इंसुलेटर की बात करें अगर हम अब, तो इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो स्टार्ट होती है 10⁻3, यहाँ तक इस रेंज में आ गई, थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई, ठीक है, 10⁻2 टाइम्स और इंक्रीज हो गई इंसुलेटर की सेमीकंडक्टर से।
तो 10⁵ टू 10⁻16 ओम मीटर इस रेंज में रहेगी वैल्यूज। देखिए प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है, सिंपल सी बात है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 2.5 × 10⁵ काफ़ी हाई रेजिस्टिविटी है। ग्लास के लिए 10⁻10 × 10⁻14 की रेंज तक रहती है। रबर, हार्ड रबर है, इसके लिए जो 10⁻13 × 10⁻16 तक रहती है। और NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके लिए 10⁻14 की रेंज। क्वार्ट्ज, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, ठीक है, इसकी वैल्यू 10⁻16 की रेंज तक रहती है। और सिरेमिक और रबर, प्लास्टिक कुछ मटेरियल्स हैं, इनकी तो 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर देन होती है मेटल्स के, 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर देन, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10⁻−8 तो ये, और 10⁻−18 टाइम्स ग्रेटर देन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और 10 लगभग 5 से स्टार्ट है, ग्लास के लिए 10⁻10 से स्टार्ट है ना। तो कितना मल्टीपल 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो 10⁻10 से स्टार्ट होगी वैल्यू इनकी, है ना। 10⁻−8 में 10⁻18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। तो लगभग वही रेंज है, 10⁻10 से स्टार्ट है। तो इतने टाइम्स ग्रेटर होती है इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इंसुलेटर्स को हम क्यों यूज करते हैं, यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच में अगर हमको करंट को ब्लॉक करना है तो वहां हम इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे जो अल्फा है। अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको अभी हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक है, किस तरह से रहती हैं वैल्यूज जो रहती हैं इनकी। तो अल्फा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अल्फा इसके लिए Ag सिल्वर के लिए वैल्यू जो है वो अभी तो आप इसको इमेजिन फील नहीं कर पाओगे किस तरह से है, थोड़ा सा 0.0041 है, तो ये इंक्रीज हो रही है वैल्यूज, ठीक है, यहाँ तक वही उसी रेंज में लगभग इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी कम हो गई है, किसके लिए, मरकरी के लिए। इसका मीन्स क्या है, अल्फा का मीन्स क्या है, अभी इसे समझेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब। और यहाँ पर देखिए बहुत कम हो गई है अल्फा की वैल्यू, 10 टाइम्स कम हो गई है, किसके लिए, एलॉयज के लिए 10 टाइम्स, और इसके लिए मैग्नीन के लिए तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है अल्फा की वैल्यूज, है ना। यहाँ सेमीकंडक्टर में देख रहे हैं तो माइनस में हो रही है वैल्यू, क्यों हो रही है माइनस में, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। रेंज लगभग वही है, रेंज जो है चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, वो चीज़ है, अभी इसकी बात करेंगे हम। तो 0.005 लगभग कौन से ऑर्डर में है, 0.0005, ठीक है। तो ये कौन से ऑर्डर में है, ये एलॉयज वाले ऑर्डर में है, ठीक है, उस ऑर्डर में चेंज होती है, ठीक है। माइनस में है भी बात करेंगे, सी किस तरह से है। तो अल्फा की भी बात करेंगे, अभी हम देखेंगे अल्फा की बात इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में। तो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। और देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में देखते हैं, हम देखते हैं टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो रेजिस्टिविटी होती है रो, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी m अपॉन क्या थी, n(e²), यही वैल्यू थी, है ना। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मेटल्स के टेम्परेचर की बात करें हम, जो कंडक्टर होते हैं इनके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, पहले भी बात कर चुके हैं हम उसकी। तो उससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड हैं वो ज़्यादा होंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा बढ़ेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा कोलिजन होंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन ही तो रेजिस्टेंस होता है, जितना ज़्यादा कोलिजन होता है उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। सिंपल सी बात, एक तो ये होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो तेजी से मूव करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी उनकी इंक्रीज हो गई है। रिलैक्सेशन टाइम मींस जो फ्री टाइम होता है सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, तो वो टाइम कम हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी से टकराने लगेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं तो रो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बढ़ जाएगा, मीन्स रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, मेटल्स कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बात। तो यहाँ हम अगर ग्राफ देखें तो देखिए हमने ये ग्राफ लिया है कॉपर के लिए,
टेम्परेचर और रजिस्टिविटी के लिए ये ग्राफ है। कॉपर मेटल के लिए हमने लिया है यहाँ पर किस तरह से चेंज होती है रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री केल्विन से, यहाँ से केल्विन में है ये वैल्यूज, ठीक है। देखिए 0 केल्विन पर थोड़ी सी वैल्यू है, आपको दिख रही है यहाँ पर, नेग्लिजिबल वैल्यू होती है रजिस्टिविटी की, लेकिन 0 नहीं होती, पूरी तरह से खत्म नहीं होती रजिस्टिविटी। इसकी बात करेंगे कि क्यों 0 होती है ये भी। तो जो वैल्यू है देखिए ये इंक्रीज हो रही है, लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। स्लोप को अगर देखेंगे तो स्लोप इंक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात। तो ये देखिए 0.2 से लेके 0.4 तक ये लगभग यहाँ से इसका 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। कितना? लगभग टेम्परेचर 150, यानी कि 50 से 150 यानी कि 3 टाइम्स टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टिविटी लगभग 2 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वही बात है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो कॉपर के लिए हमने ये चीज यहाँ पर ली है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर को यहाँ इंक्रीज करेंगे हम तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मींस अल्फा जो है वो चेंज हो रहा है ना। अल्फा चेंज, सिंपल सी बात है कि अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मींस कि हम यूनिट डिग्री सेल्सियस यूनिट डिग्री चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर में, तो कितना चेंज हो रहा है रेजिस्टिविटी में, वो है अल्फा, वो अल्फा देगा आपको। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, मींस पॉजिटिव का मीन्स क्या है? देखिए यहाँ पर डेल्टा टी चेंज कर रहे हैं हम तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने का मीन्स क्या है? देखिए रो यहाँ पर क्या है? फाइनल वैल्यू होती है, और रो नॉट क्या है? ये इनिशियल वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो अल्फा फाइनल वैल्यू जब ज्यादा होगी और इनिशियल वैल्यू कम होगी रेजिस्टिविटी की, मींस रेजिस्टिविटी शुरू में कम थी, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, तो मींस फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो अल्फा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर, अल्फा पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कितनी बढ़ रही है रेजिस्टिविटी? ये कुछ मेटल्स की दी हुई है यहाँ पे, Ag कॉपर, ये वैल्यूज हैं देखिए 0.0041, 0.0068, इस हिसाब से बढ़ रही है जो वैल्यू है किसकी? रेजिस्टिविटी की, ठीक है। यहाँ आके देखिए 0.0039, और यहाँ पे मरकरी के लिए देखिए 0.00009, ठीक है, 0.009, 10 टाइम्स यहाँ पर कम बढ़ रही है इसकी, ठीक है। तो मरकरी में जब चेंज करेंगे, जब मरकरी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो रेशियो है रेजिस्टिविटी को इंक्रीज होने का वो थोड़ा सा कम रहेगा इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है, Ag टू प्लेटिनम, ओके। और नाइक्रोम के लिए बात करें तो और कम हो गया, ठीक है। और मैग्नीन के लिए देखिए 0.000002, ठीक है, कितनी कम वैल्यू होगी, मीन्स इसका मीन्स ये है कि मैग्नीन का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी में चेंज होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। चेंज तो होगा रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो होगी, लेकिन चेंज बहुत कम होगा, ठीक है। इनके लिए चेंज ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा चेंज देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.0068, सबसे ज्यादा चेंज कॉपर के लिए हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कॉपर का सबसे ज्यादा चेंज होता है, कॉपर जो मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा चेंज होती है। चेंज होने का मीन्स बढ़ती ही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, मेटल्स की तो इंक्रीज हो ही रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यूज हैं जो हम इसे यूज क्यों करते हैं, एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पर कि जब हम जो अल्फा को हम जब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टिविटी उनकी बढ़ रही है ना। तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो हम यहाँ पर इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, देखिए इंसुलेटर्स को तो हम यूज़ करते हैं ब्लॉक करने के लिए, यूज़ करते हैं करंट को, है ना। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाने के स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए किसको यूज़ करते हैं? दिस यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। किसे यूज़ करते हैं हम? नाइक्रोम को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? देखिए टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ अल्फा देखिए कितना है 0.0004, सबसे कम जो चेंज हो रहा है रेजिस्टिविटी में किसके चेंज हो रहा है? वो नाइक्रोम में चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी जो अल्फा है वो सबसे कम है। मैग्नीन भी तो और ज़्यादा कम है, लेकिन हम जनरली जो अवेलेबल होता है हमारे पास एलॉयज वो यही होता है नाइक्रोम वाला। तो नाइक्रोम को हम यूज करते हैं टू मेक स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन लेबोरेटरीज। जो हम लेबोरेटरी में हमको ज़रूरत पड़ती है रेजिस्टेंसेज की, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस जो बनाते हैं हम वो किसका बनाते हैं? नाइक्रोम का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि
अगर टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी चेंज ना हो। सर्दियां होंगी तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी उसकी घट जाएगी, है ना। तो रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाया है, अगर हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाया है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम ही रहे, ना कि गर्मियों में क्या हो जाए कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है किसकी, मेटल्स की। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाने, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो अल्फा है वो सबसे कम है। ठीक है, और अवेलेबल भी होता है हमारे पास, तो इसीलिए हम नाइक्रोम का यूज करते हैं टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन अवर लेबोरेटरीज। ओके, तो यहां हमने मेटल की बात की, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल्स की रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज होती है। अब देखिए नाइक्रोम और मैग्नीन, इनकी जो रेजिस्टिविटी है, पहली बात तो देखिए हाई है। देखिए नाइक्रोम की हाई है 100 और मैग्नीन की भी हाई है। सिंपल सी बात कि एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो ग्रेटर देन है कंडक्टर से। ये क्यों होती है, देखिए नाइक्रोम का क्या होता है, नाइक्रोम या फिर एलॉय की अगर हम बात करें तो इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जैसे निकल, Fe और कॉपर है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनकी कंस्ट्रक्शन में एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है और ये फ्रिक्वेंटली एडजस्ट होते हैं हर जगह पे, जगह जगह पे कंस्ट्रक्टिव जो होते हैं, इनके मटेरियल जो होता है उसमें ये फ्रिक्वेंटली एडजस्टेड होते हैं सब जगह। तो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं इस मटेरियल से, किससे, नाइक्रोम से जब मूव करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको क्या है कि हर जगह 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 पे क्या मिल जाता है, कहीं निकल मिल जाता है, कहीं Fe मिल जाता है, कहीं कॉपर, ये एटम्स मिल जाते हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस मिल जाते हैं, तो इनसे ये कोलाइड करता रहता है। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करता है, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बार बार जब फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा तो क्या होगा, वो उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा ना, कोलिजन ज़्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए रेजिस्टिविटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स के कंपैरिजन में नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन फिर भी करंट को तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर्स। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है इनका, किनका, एलॉयज का। एलॉयज का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बार बार कोलाइड करते हैं इन जो एटम्स हैं, निकल और आयरन और कॉपर के जो एटम्स हैं, इनसे बार बार कोलाइड करते हैं। बार बार कोलाइड करने से क्या होता है कि उसका जो टॉ है, रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो क्या होगा, जो रो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई क्यों होती है। ठीक है, और एक चीज ये तो हो गया इनकी रेजिस्टिविटी हाई क्यों होती है, और दूसरी चीज क्या है, इनका जो अल्फा है ये भी क्यों कम चेंज होता है ना। टेम्परेचर को हम जब बढ़ाते हैं तो इनका जो अल्फा है, मींस चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना, वही तो अल्फा होता है। रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस इज रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस इज रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो वो कम क्यों होता है, इसी स्पेशल अरेंजमेंट जो इसके लेटेस्ट मीन्स इसके जो कंस्ट्रक्शन में इनकी जो पोजीशंस होती है, निकल, आयरन और कॉपर की जो पोजीशन होती है, ये जो पोजीशन एक फ्रिक्वेंटली एडजस्टेड होते हैं। ये जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता इनका लेटेस्ट। ठीक है, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो इंक्रीज होगा, अगर किसी मेटल में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। सेमीकंडक्टर्स में तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन इनके इंक्रीज नहीं होते नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसको लैटिस होते हैं, स्पेशली एडजस्टेड होते हैं, निकल, Fe, कॉपर, ये स्पेशली एडजस्टेड होते हैं जगह जगह पे, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होते। इजीली ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम नहीं होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम नहीं होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी में क्या होगा, तो कम नहीं होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, मीन्स बढ़ेगी नहीं रेजिस्टिविटी। क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ती रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है नाइक्रोम्स में। ठीक है, नाइक्रोम या फिर कहें एलॉयज में, इन जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होने की वजह से एक एडजस्ट होते हैं, फ्रिक्वेंटली एडजस्ट होते हैं, जगह जगह पे फ्रिक्वेंट एक पैटर्न होता है बना हुआ इनका, निकल, Fe और कॉपर का। तो उस पैटर्न को इजीली हम ब्रेक नहीं कर पाते। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होते, तो क्या होता है, टॉ में ज़्यादा चेंज नहीं होता, हल्का बहुत ही चेंज, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो उस चेंज की वजह से रजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आ पाता, इस वजह से रिलेटिव चेंज कम होता है
किसमें, रजिस्टिविटी में, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा की जो वैल्यू है वो कम रहती है। क्यों कम रहती है ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो एलॉयज में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एलॉयज में टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि रजिस्टिविटी में नो चेंज या फिर वेरी स्मॉल चेंज हमको मिलता है। ओके, एलॉयज के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रो है, रजिस्टिविटी है, वो चेंज नहीं होती, होती है तो बहुत माइनर चेंज होती है। क्यों चेंज कम माइनर चेंज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस या फिर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज आयंस, ठीक है। इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता। जो एक प्रॉपर पैटर्न होता है वो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी हाई क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस स्पेशल अरेंजमेंट से बार बार टकराता रहता है, इस वजह से रेजिस्टिविटी तो हाई होती है इन कंपैरिजन टू दीज, लेकिन चेंज इन रेजिस्टिविटी वो कम होता है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि उस अरेंजमेंट को हम तोड़ नहीं पाते, ठीक है। यहां पर ज्यादा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है ज्यादा, क्योंकि यहां पर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज होने से यहां पर टॉ डिक्रीज हो जाता है, यहां टॉ इतना डिक्रीज नहीं होता है। इसीलिए एलॉयज की जो टेम्परेचर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रजिस्टिविटी पर, इसीलिए हम नाइक्रोम को एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज करते हैं इन लेबोरेटरी। ओके, ये हो गया एलॉयज के बारे में। अब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स को और देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो देखिए सेमीकंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज होने लगते हैं, वहां पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको अवेलेबल होने लगते हैं। ये इसकी एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इतना ध्यान रखेंगे यहाँ पर बस कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होते हैं। ऐसा कंडक्टर्स में नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होते, लेकिन यहाँ जर्मेनियम और सिलिकॉन जो ये सेमीकंडक्टर हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, इनमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एन है ये इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। साथ ही क्या होगा, जो टॉ है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, वो बार बार कोलाइड करेंगे ज्यादा, ठीक है, एक दूसरे से, क्योंकि ज्यादा एटम भी पॉजिटिव मेटल आयन भी होते हैं वहां पे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो ज्यादा कोलिजन भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो इफेक्ट है, देखिए रो किस पे डिपेंड करता है, एक तो एन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और एक टो पर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही टो भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो कंबाइंड इफेक्ट होता है इन दोनों का मिला के, तो एन जो है वो ज्यादा इस पर डोमिनेट करता है। एन जो इंक्रीज ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू, जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होता है ना, उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां पर एन इंक्रीज होता है लेकिन टॉ भी साथ में डिक्रीज। देखिए टॉ डिक्रीज होने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन एन इंक्रीज होने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, एक्चुअल में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये डोमिनेट कर रहा है ना, ये वाला जो फैक्टर है एन, ये ज्यादा चेंज हो रहा है। ज्यादा चेंज हो रहा है मींस ये एन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मींस एन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इन कंपेरिजन टू टॉ डिक्रीज। टॉ के डिक्रीज होने से एन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब एन ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये डोमिनेट करेगा, तो इसी की बात मानी जाएगी, क्योंकि भाई एन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो रो डिक्रीज हो जाएगा, मींस रेजिस्टिविटी कम होने लगेगी, ठीक है। यहां क्या हो रहा था, कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी का क्या हो रहा था, बढ़ रही थी, रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी, मींस कंडक्टिविटी इसकी कम हो रही थी, है ना। सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कंडक्टिविटी इसकी बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। तो सेमीकंडक्टर हमने बताया था कि 0 केल्विन पर ये कंडक्ट नहीं करते करंट को, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते आते हैं, रूम टेम्परेचर पर आते हैं, तो ये कंडक्ट कराना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होती जाती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी कम क्यों होती जाती है, क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन, ये ज्यादा डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू टॉ, जो रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है बात। तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है। तो सेमीकंडक्टर का अगर हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, तो वो भी कुछ इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक फाइनली। तो सेमीकंडक्टर्स में सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसका ग्राफ रह गया, देखिए एलॉयज में
नाइक्रोम का ग्राफ थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्या है कि देखिए टेम्परेचर को हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रो को लिया है 10⁻⁸ के मल्टीपल में है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये भी 10⁻⁸ के मल्टीपल में है, ओम मीटर में है। ये वैल्यूज जो हैं यहाँ 1.10 से लेके 1.20, ये देखिए 0 से लेके 200 केल्विन तक ये टेम्परेचर स्टार्ट में देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर है, उस टाइम पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी रेजिस्टिविटी रहती है। किसमें? एलॉयज में। एलॉयज में एक रेजिडुअल रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर एक ऑलरेडी रेजिस्टिविटी रहती है, एग्जिस्ट करती है ये, फिर भी करंट को पास होने में दिक्कत खड़ी करते हैं। कौन? एलॉयज, है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करते हैं, भले ही इनका टेम्परेचर हम कम कर दें। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रही है। इट मीन्स टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी कम होगी, है ना। जब मेटल की अगर हम बात करें, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी इट मीन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा करंट को कंडक्ट करेंगे। अगर टेम्परेचर को लो करते जाएं हम कंडक्टर में तो वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी उनकी, मीन्स कंडक्टर्स का अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा करंट वो पास करेंगे, कंडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लो कर दें टेम्परेचर को तो वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं ना। अभी हम सुपर कंडक्टर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, वो यहीं से निकला हुआ टॉपिक है कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है किसकी? मेटल्स की। तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इट मीन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो सुपर कंडक्टर्स की तरफ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर भी लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी होती है, बिल्कुल बहुत ही माइनर। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो 0 केल्विन पर थोड़ी सी वैल्यू रहती है रेजिस्टिविटी की हल्की सी, लेकिन सुपर कंडक्टर होते हैं वो उसकी टेम्परेचर उसका अलग होता है, उसकी बात करेंगे हम जब सुपर कंडक्टर की बात करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं करंट को जब टेम्परेचर को हम कम कर दें, टेम्परेचर को ठंडा कर दें, मतलब किसी कॉपर को या फिर एल्युमिनियम इनको ठंडा करेंगे हम तो ये अच्छा करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये करंट को अच्छा फ्लो नहीं कराएंगे, कम होती जाएगी इसकी जो है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इनकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो रेजिडुअल रेजिस्टिविटी यहाँ रहती है 0 केल्विन पर, किसमें? एलॉयज में फिर भी रहती है, लेकिन यहाँ 0 केल्विन पर अगर हम देखते हैं किसमें? कंडक्टर्स मेटल्स में अगर हम 0 केल्विन पर देखते हैं तो नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, ये मान के चलिए रेजिस्टिविटी होती नहीं है। लेकिन एलॉयज में अगर हम देखें तो 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ वहां होती है। वैसे भी हम इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एज ए यूज करते हैं, ये बताया था, क्योंकि इनका अल्फा जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत कम इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ 0 से लेकर 200 तक है, टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने, है ना। यहाँ 400 कर दिया टेम्परेचर चेंज। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे ये लगभग ये है, यहाँ पर है वैल्यू 400 केल्विन टेम्परेचर है, लेकिन 1.10 से 1.20 तक ही चेंज हुआ है किसमें? रेजिस्टिविटी में। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है रेजिस्टिविटी में, माइनर चेंज हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है नो चेंज इन रेजिस्टिविटी फॉर एलॉयज। एलॉयज के लिए, एलॉयज कौन सा? नाइक्रोम के लिए हमने ग्राफ बनाया है। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। देखिए टेम्परेचर को हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, लेकिन रेजिस्टिविटी में बहुत ही कम चेंज हुआ है। 0.10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर का चेंज हुआ है, बहुत ही माइनर चेंज है। यहाँ जो चेंज था देखिए लगभग डबल का चेंज था, है ना। यहाँ पर लगभग डबल, ट्रिपल टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डबल टाइम यहाँ रेजिस्टिविटी चेंज हो गई थी। तो यहाँ 0.10 का चेंज है, यहाँ देखिए 0.2 से लगभग 0.20 का चेंज है। यहाँ चेंज बहुत कम है, लेकिन टेम्परेचर का भी यहाँ चेंज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना यहाँ नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज हम। तो इन केस ऑफ एलॉयज जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में बात करें तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से क्या होता है, साथ ही उसके रिलैक्सेशन टाइम भी घटता है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि एन बढ़ेगा ज़्यादा तो रो कम होगा, लेकिन साथ ही ये भी बढ़ाएगा इसको रो को, लेकिन ये ज़्यादा कम कर देता है इसे। एन ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो रो कम हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी कम हो जाती है किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। और इंसुलेटर की अगर हम बात करें, ओके,
इंसुलेटर्स का इनका भी वही होता है लगभग जो सेमीकंडक्टर्स का होता है। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, कम होती जाती है रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, साथ ही कुछ इम्प्योरिटीज़ भी इफेक्ट करती हैं। उसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगा ये चीज़। तो इंसुलेटर की अगर हम बात करें, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वही चीज़ जैसे टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पर भी एन जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि रेजिस्टिविटी एन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रो भी इंक्रीज होगा। इंसुलेटर क्या होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने लगते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने लगेंगे तो क्या होगा, वो कंडक्ट कराने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट को। तो बहुत वेरी हाई टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो एन इंक्रीज होने लगता है, जिससे क्या होता है कि रो जो है रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होने लगती है। जब एन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एन इंक्रीज होगा तो रो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होती है, मीन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यहाँ पर भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, किसके केस में, इंसुलेटर के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, थिन होगा, पतला होता जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पतला होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेल्ट होगा, तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो उसको जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, आयंस जो इसमें फ्लो करते हैं वो उसको ऑब्स्ट्रक्शंस कम से कम मिलेंगे, कम से कम मिलेंगे तो वो कंडक्ट अच्छा करेंगे करंट को। तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, साथ ही कंडक्टिविटी इनकी भी इंक्रीज होगी, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर मेटल्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। सभी के केसेस का ये हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस इसका देखा, और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने क्लियर कर लिए हैं और कुछ बचा है नहीं यहाँ पर वैसे, ओके, जितना लिखा है यहाँ सब कुछ क्लियर है। तो ये इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर के रेजिस्टिविटी में। यहाँ हम अल्फा की जो नेगेटिव वैल्यू है इसकी बात और कर लेते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू जो नेगेटिव है इसका क्या मीन्स है, देखिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी कम होगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, रो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ रो इंक्रीज हो रहा था, तो अल्फा पॉजिटिव था, यहाँ डेल्टा रो जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इन केस ऑफ फॉर कंडक्टर्स अल्फा पॉजिटिव है, लेकिन इनके केस में जो क्या है, सेमीकंडक्टर, इसके केस में क्या होगा, अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी विल बी नेगेटिव। रो फाइनल जो होगा वो कम होगा, रो इनिशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, अल्फा की जो वैल्यू है नेगेटिव में है लेकिन 0.0005, ठीक है। रेंज क्या है, लगभग वही है जो एलॉय वाला है, लेकिन चेंज थोड़ा सा कम है, किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन के लिए जो चेंज है मीन्स जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होती है, लेकिन इसमें देखिए रेजिस्टिविटी कम होती है, लेकिन कौन सी, किस हिसाब से चेंज हो रही है, जैसे एलॉयज के हिसाब से। एलॉयज में क्या हो रहा था कि थोड़ा सा इंक्रीज होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इस वाले कैटेगरी में कंडक्टर्स और एलॉयज में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन एलॉयज में थोड़ा कम इंक्रीज होती है। तो वही जिस हिसाब से एलॉयज में बढ़ती है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर, उसी हिसाब से कार्बन के लिए लगभग वही हिसाब है, 0.0004, यहाँ 0.0005 लगभग, 000 तो नहीं बोलना, 0005 ऐसे करके बोलना आपको। तो जो नेगेटिव में है वैल्यू मीन्स घट रही है। यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है, लेकिन किस हिसाब से कम हो रही है, जैसे नाइक्रोम की कम हो रही थी, लगभग वही हिसाब है, ठीक है। नाइक्रोम की बढ़ रही थी, जैसे नाइक्रोम की बढ़ रही थी, लेकिन नो चेंज को उसको हम नो चेंज कह रहे थे। एलॉयज के केस में क्या कहते हैं हम, नो चेंज, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो कार्बन में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा कम नहीं होगी। लेकिन जर्मेनियम के केस में देखिए नेगेटिव में है वैल्यू, मीन्स टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव है वैल्यू। लेकिन 0.05 10 टाइम्स, इन सबसे 10 टाइम्स है, क्योंकि 0.05 एक प्लेस कम हो गया है यहाँ पे जीरो का, ठीक है। इसके केस में 0.05 हो गया तो 10 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 10 टाइम्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, इंक्रीज नहीं चेंज हो रहा है।
10 टाइम्स ज़्यादा चेंज हो रहा है किसके केस में, जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में, दोनों ही केस में नेगेटिव है। मीन्स कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी तो जो कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अच्छा करंट को फ्लो कराएंगे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लो कराएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो उसका जो कंडक्शन है, जो कंडक्टिविटी है बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। मीन्स जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत तेजी से गिरेगी। सारे जितनी वैल्यूज हैं अल्फा की, सबसे ज़्यादा जो चेंज है वो इसमें ही है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 10 टाइम्स और ज़्यादा चेंज हो रही है। मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी घट रही है और बहुत तेजी से घट रही है। इसकी मीन्स ये हुआ नेगेटिव में वैल्यू है इसका, तो मीन्स आपको पता ही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो मोस्टली सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फिनिश कर ली हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी। थैंक यू फॉर टुडे।